अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो अ वेरी गुड इवनिंग। तो एंजाइम्स हमने 99% फिनिश कर दिया है। तो अब एंजाइम्स के अंदर हमारा एक लास्ट छोटा सा पोर्शन रहता है जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कोफैक्टर्स, है ना। तो मैं कोफैक्टर्स को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसका एक आई वुड से प्रायर आइडिया देना चाहता हूँ कि कोफैक्टर कहाँ से आया है या कोफैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं टॉपिक का थोड़ा हेडिंग चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, है ना, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और इसी टॉपिक में हमारा कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नाउ एंजाइम्स जो है हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, है ना, दो मेन टाइप्स में। इधर हाईलाइट कर देता हूँ, दो मेन टाइप्स में। एक को हम नाम देते हैं सिंपल एंजाइम और एक को हम नाम देते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। जैसे हमने सिंपल प्रोटीन पढ़ा था, कंजुगेटेड प्रोटीन पढ़ा था, तो काइंड ऑफ दैट, है ना, वैसे ही हम इनके दो टाइप्स लिख देते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, और एक को हम नाम देते हैं कंजुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है। सो जब हम सिंपल एंजाइम को डिफाइन करते हैं, सो व्हाट वी से इज कि सिंपल एंजाइम जो है इट इज़ डिफाइंड एज दैट क्लास ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सिंपल एंजाइम जो है इट इज़ डिफाइंड एज दैट क्लास ऑफ एंजाइम्स जो खाली किन का बनता है, जो प्रोटीन्स का बनता है। ठीक है, सो ऐसा एंजाइम जो खाली प्रोटीन्स का बना हो। ठीक है, प्रोटीन्स का बना हो और प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ और ना पाया जाए। ठीक है, बिसाइड्स प्रोटीन इसमें कुछ और नहीं मिलेगा, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ए सिंपल एंजाइम्स। वही अगर हम एक कंजुगेटेड एंजाइम को देखेंगे, ठीक है, सो कंजुगेटेड एंजाइम जो है ना, इसमें दो हिस्से होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक ऑफ कोर्स इसमें प्रोटीन पार्ट होगा, है ना, एक ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, प्रोटीन पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट, मतलब ये हिस्सा प्रोटीन का बना होगा। और एक इसमें होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। सो दैट मीन्स ये एंजाइम जो ये दो हिस्सों का बना होता है, इसमें आधा पार्ट प्रोटीन है और आधे में कुछ और है, या एक पार्ट प्रोटीन है और एक पार्ट में कुछ और है। ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट इसमें पाया जाता है, ये प्रोटीन पार्ट इसमें जो पाया जाता है, इस प्रोटीन पार्ट को हम नाम देते हैं एपो एंजाइम। ये प्लीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं एपो एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। सो अगर आपसे कोई पूछे एपो एंजाइम क्या है, तो आप बोलेंगे एपो एंजाइम कंजुगेटेड प्रोटीन का प्रोटीन पार्ट, कंजुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है सेम एंजाइम का, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को ऊपर हम नाम देते कोफैक्टर। इसी को हम क्या बोलते, कोफैक्टर, कोफैक्टर। ठीक है, तो यही आपकी टॉप बुक में दिया हुआ है, कोफैक्टर अलग से। तो आप क्या याद रखेंगे, कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एपो एंजाइम और अ कंजुगेटेड एंजाइम। तो कंजुगेटेड एंजाइम सबसे पहले समझेंगे, इज अ एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। नाउ प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। नाउ नज़र रखना प्लीज़ ध्यान से। अब ऐसा एंजाइम, ठीक है, ऐसा एंजाइम जिसमें एपो एंजाइम भी हो, ऐसा एंजाइम जिसमें एपो एंजाइम पार्ट भी हो, एपो एंजाइम पार्ट प्लस कोफैक्टर पार्ट भी हो, एपो एंजाइम पार्ट भी हो और कोफैक्टर पार्ट भी हो, ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम को याद रखेंगे प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम को हम देते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे होलो एंजाइम क्या होता है। तो होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। क्लियर है ना। अगर मैं होलो एंजाइम से कोफैक्टर माइनस कर दूं तो बचेगा खाली एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम इज होलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। यहाँ तो क्लियर है। नाउ एक एंजाइम को कोफैक्टर क्यों चाहिए। एक एंजाइम को कोफैक्टर इसलिए चाहिए होता है बिकॉज कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, या कभी कभी ये एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। तो एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो एपो एंजाइम है ये सोया हुआ शेर है, तो इसको जगाने का काम कौन करता है बेटा, कोफैक्टर करता है, बिकॉज दिस कोफैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एपो एंजाइम। डन। नाउ हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर याद रखेंगे प्लीज़, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो कोफैक्टर्स होते हैं हम उनको मेजरली 3 ग्रुप्स में क्लास पे करते हैं। सो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो कोफैक्टर्स होते हैं इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो आप याद रखें कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं। कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं ना। ना बेस्ड ऑन देयर नेचर, कि वो वाला ऑर्गेनिक है कि नेचर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। टोटली 3 टाइप के है ना, लेकिन नेचर इनका 2 टाइप का होगा। कुछ कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और कुछ कोफैक्टर इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और कुछ कोफैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक नेचर के, इनऑर्गेनिक नेचर। क्लियर है। तो प्लीज़ आप याद रखेंगे वो कोफैक्टर ठीक है, जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, दोज कोफैक्टर्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर बेटा, वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो कोफैक्टर्स जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कोएंजाइम, और एक को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं मेटल आयंस, मेटल आयंस, मेटल आयंस। ठीक है, तो कोएंजाइम is a cofactor, prosthetic group is a cofactor, and metal ions can also act as cofactors. याद रखना प्लीज। ठीक है, तो कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड मेटल आयन इज ए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। नाउ हम एक एक करके इनको एक बार पढ़ लेते हैं सो दैट आपको इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिकॉज इसके अंदर आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ते समय आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन क्या है। तो एक बार थोड़ा डिटेल में इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आउटलाइन आई होप आपको याद मतलब समझ आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर बस सिंपल एंजाइम होता है और कंजुगेटेड एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम जिसमें खाली प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर नेचर के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की 2 एग्जांपल्स है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक में है मेटल आयंस। ठीक है, अब एक बार इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो अगर आप इसको पिक्टोरियली देखना चाहो तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये इधर हमारा एंजाइम हुआ, दिस इज एंजाइम, और ये एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट हुआ, और प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जिसे हम अभी क्या बोले, एपो एंजाइम। तो ये है एपो एंजाइम। अब इसके साथ बाइंड करेगा कौन, कोफैक्टर, कोफैक। ठीक है, तो ये कोई क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी कोएंजाइम, it can be a prosthetic group, or it can be a metal ion. ठीक है,
ना जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, मतलब कौन कौन, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, तो इनको मिलाने के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ बना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। डन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोएंजाइम को। तो पहले पढ़ते हैं कोएंजाइम को। तो सबसे पहले याद रखें कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर, है ना, वो आप समझ भी गए। कोएंजाइम एक कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पहली बात तो यही याद रहनी चाहिए, इट इज ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। ये पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, ये नॉन प्रोटीन नेचर का होता है, नॉन प्रोटीन इन नेचर, नॉन प्रोटीन इन नेचर, नॉन प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तीसरी बात याद रखेंगे, अटैच्ड टू एपो एंजाइम। ये किससे जुड़ेगा, ये एपो एंजाइम से जुड़ेगा, ये एपो एंजाइम से जुड़ेगा। ये क्लियर है। और लास्ट बात, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, रिक्वायर्ड for activity of enzyme, activity of enzyme। डन। नाउ इसके दो ग्रुप्स है, कोएंजाइम के दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इट इज डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक को बोलते हैं ग्रुप 1, एक को हम बोलते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2, ठीक है। कोएंजाइम ग्रुप 1 एंड कोएंजाइम ग्रुप 2। ना ये जो कोएंजाइम ग्रुप 1 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। याद रखेंगे ये होता है इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 1 का काम क्या होता है, या तो ये हाइड्रोजन के ट्रांसफर में हेल्प करता है, मतलब ये उन एंजाइम्स के साथ मिलेगा आपको जिनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन्स को ट्रांसफर करना, शॉर्ट में ऑक्सीडो रेडक्टेस एंजाइम्स के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो ग्रुप 2 है, ये आपको उन एंजाइम्स के साथ मिलेगा जो ग्रुप्स का ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, involved in transfer of groups except हाइड्रोजन, मतलब ये किसी और चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहा होगा बट हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स को हम बोलते हैं ग्रुप 2। दिस मच इज डन। अब ये जो ग्रुप 1 है हमारा, इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो इसकी एग्जाम्पल्स आपने ज़िंदगी में 110% देखी होगी, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। तो ये फुल फॉर्म, इनके नाम याद रखना, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे। तो जैसे इसका पहला एग्जाम्पल जो आएगा,
इट इज़ कॉल्ड एज NAD, NAD प्लस। ठीक है, तो NAD प्लस का फुल नेम क्या है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज निकोटीन एमाइड, निकोटिन एमाइड, निकोटिन एमाइड एडेनिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये NAD का फुल फॉर्म हो गया, याद रखेंगे प्लीज़। दूसरा एग्जाम्पल जिसका आता है दैट इज कॉल्ड एज NADP, NADP प्लस। ठीक है, तो NADP का फुल फॉर्म क्या आएगा, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसी को मैं नीचे ले आता हूँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगा, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तीसरा एग्जाम्पल जिसमें आएगा दैट इज FMN, FMN। ठीक है, तो FMN का फुल फॉर्म आएगा फ्लेविन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर मैं FMN के बदले FAD लिख दूँ, ठीक है, FMN के बदले क्या लिख दूँ, FAD लिख दूँ, FAD। तो FAD का फुल फॉर्म क्या आएगा, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका आएगा फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाउ इसमें आप और एक बात याद रखेंगे, ये जो पहले वाले दो है, ठीक है ना, NAD एंड FAD। ठीक है, NAD एंड FAD ये डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम विटामिन B3। ठीक है, इनको बनाया जाता है विटामिन B3 से, और विटामिन B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं, नियासिन, नियासिन। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाले दो है, ठीक है, दीज टू, इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम विटामिन B2, विटामिन B2। और विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। डन। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 ख़त्म। अब ग्रुप 2 आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं इधर कुछ नाम लिख देता हूँ, है ना। जैसे ग्रुप 2 में हमारे पास आएगा TPP, TPP। TP के फुल फॉर्म है थायमीन, थायमीन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। ये हो गया पहला। दूसरा आएगा PLP, PLP पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट।
पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। तीसरा आएगा बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कोएंजाइम ए। तो यहाँ कोएंजाइम एंड कोएंजाइम ए में कंफ्यूज मत होना। तो ये वो जस्ट कोएंजाइम था, ये पूरा है कोएंजाइम ए, इसका नाम है कोएंजाइम ए, ठीक है। सो दीज आर सम ग्रुप 2 कोएंजाइम्स बेटा, डन। तो यहाँ पे हमारे कोएंजाइम्स ग्रुप 1 एंड कोएंजाइम ग्रुप 2 ये दोनों खत्म हो जाते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है एक बार उसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पहली बात आप याद रखेंगे, इट इज अ कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इट इज अ ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। बाउंड, बाउंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोवलेंटली, बाउंड कोवलेंटली टू एपो एंजाइम, बाउंड कोवलेंटली टू एपो एंजाइम, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सो ये परमानेंटली बाइंड करता है। दूसरा, कैन नॉट सेपरेट इजिली, कोवलेंटली बाइंड करेगा तो एंजाइम से जल्दी जल्दी दूर नहीं होगा। कैन नॉट सेपरेट, कैन नॉट सेपरेट इजिली, ये आसानी से अलग नहीं होता है किससे, एंजाइम से बेटा, ठीक है। अगर एंजाइम के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, इट्स एब्सेंस, इट्स एब्सेंस, ठीक है, मेक्स एंजाइम, मेक्स एंजाइम इनएक्टिव, मेक्स एंजाइम इनएक्टिव। अगर एंजाइम के पास उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हीम, ठीक है। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये किस किस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। जैसे कैटलेस, कैटलेस परऑक्सीडेज। एंजाइम के नाम याद रखना, एंजाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। कैटलेस परऑक्सीडेज, क्लियर। तो ये इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है। बट व्हाट डिफरेंशिएट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्रॉम द कोएंजाइम, कि कोएंजाइम लूजली बाइंड करता है, मतलब वो बाइंड करेगा फिर वापस रिलीज हो सकता है, उसका कोवलेंट बाइंडिंग नहीं होता, वो टाइटली बाइंड नहीं करता। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इट टाइटली बाइंड्स विद द एंजाइम, और इसका बाइंड करना बड़ा ज़रूरी होता है फॉर द एंजाइम। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो एंजाइम भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो एग्जांपल्स मैंने बता दी, एग्जांपल्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड कैटलेस परऑक्सीडेज, तो ये आप याद रखेंगे। तो कैटलेस परऑक्सीडेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है करता क्या है। जैसे हमारी बॉडी में H2O2 बनता है, तो ये H2O2 को ब्रेक करता है इनटू वाटर प्लस O2। एंजाइम जो ये काम करेगा उसे हम बोलेंगे परऑक्सीडेज कैटलिस, पर ऑक्सीडेज कैटलिस,
क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रोस्टैटिक ग्रुप। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेटल आयोन्स। मेटल आयोन्स, मेटल आयोन्स को हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। मेटल आयन याद रखेंगे, ठीक है। नाउ ये अटैच करते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है ना। दे गेट अटैच टू एपो एंजाइम, अटैच टू एपो एंजाइम। जैसे एग्जांपल्स जो दी है याद रखेंगे, जिंक है, ठीक है। तो जिंक जो है इट इज़ अ कोफैक्टर और मेटल आयन कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। जैसे क्लोराइड Cl नेगेटिव, ये स्लेवरी एमाइलिस, स्लेवरी एमाइलिस, स्लेवरी एमाइलिस। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया रखेंगे याद किन के बारे में, एक्टिवेटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेटल आयन कोफैक्टर्स। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पोर्शन जो ख़त्म। ना इसके अलावा अगर आप जिंक याद रखना चाहो तो आप याद रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमने पढ़ा था, उसका भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसका भी मेटल आयन कोफैक्टर जिंक ही होता है, ठीक है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इसका भी सेम ही मेटल आयन कोफैक्टर होता है। जैसे मैग्नीशियम आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, मैग्नीशियम ये होता है कोफैक्टर हेक्सोकाइनेज का। हेक्सोकाइनेज। तो दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक जो हमारा पेंडिंग था किन के अंदर, एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया आपका तीनों पोर्शंस, जिसमें हमने कोएंजाइम भी समझा, टाइप्स ऑफ एंजाइम भी समझे क्या है, कोएंजाइम भी समझा क्या है, और प्रोस्टैटिक ग्रुप भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो एक बार फटाफट से मैं रीड करवाता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच a non-protein constituent called as cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. In these instances, the protein portion of the enzyme is called as apoenzyme. Three kinds of cofactors may be identified: prosthetic group, coenzyme, and metal ions. सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में लिखा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and are distinguished from other cofactors in that they are tightly bound to the apoenzyme. मतलब ये covalently bound करते to the apoenzyme. For example, in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group and is a part of active site of the enzyme. Coenzyme are also organic compounds, but their association with the apoenzyme is only transient. Transient का मतलब क्या होता है, नॉन कोवलेंट, बाइंड करेंगे फिर वापस निकल जाएंगे, यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactors in a number of different enzyme catalysis reactions. The essential chemical components of many coenzymes are विटामिन, जैसे आपने अभी देखा विटामिन बी फैमिली जो है उससे NAD भी बना, NADP भी बना, FMN भी बना, तो ये इसलिए विटामिन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP contain vitamin niacin. A number of enzymes require metal ions for their activity which form ये याद रखना, ये कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं with a side chain at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate. For example, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. तो जिंक किसका कोफैक्टर होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का होता है। Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme.
अगर आप कोफैक्टर को हटा दोगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है जो बायोमॉलिक्यूल्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करा दूंगा। बट प्लीज़ आप पहले थोड़ा सा पूरा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है बायोमॉलिक्यूल वो पढ़ के आना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सके, बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इंशाल्लाह इनको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको। थैंक यू।